हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल पढ़ते हैं। यानी हमने दो एप्लीकेशन गॉस लॉ की पढ़ चुके हैं। वो क्या था कि लीनियर वायर पर अगर हमारे पास चार्ज है तो उसके किसी आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक स्पेरिकल शेल है, ठीक है, चार्ज स्पेरिकल शेल। उस शेल से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये थर्ड एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, ठीक है। इस एप्लीकेशन को पढ़ाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अगर कोई कंडक्टर है या कोई स्पेरिकल शेल है, ठीक है, वो सेम ही चीज है, कंडक्टर स्पेरिकल शेल वो कंडक्टर ही है। अगर उस पर कोई चार्ज है तो वो चार्ज हमेशा उस बॉडी के आउटर सरफेस पे होगा। वो चार्ज हमेशा कहाँ होगा? उस बॉडी के आउटर सरफेस पर, ठीक है। चार्ज किसी भी स्पेरिकल शेल या कंडक्टर के हमेशा आउटर सरफेस पे रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए किसी भी कंडक्टर की हम बात, अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है, अगर या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज अगर उस बॉडी के सरफेस पर है या उस बॉडी पर है नेगेटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल होने के कारण वो अब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ हो सकती है? सपोज कीजिए हमारे पास एक ये बॉडी है, ये एक स्पेरिकल शेल है। स्पेरिकल शेल की बात करें, उसको हमने चार्ज दिया क्यू। तो देखिए अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसको चार्ज देता हूँ, क्यू चार्ज देता हूँ उसको, कहीं भी मैंने चार्ज को दिया क्यू, तो क्यू चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वो कहाँ जाएगा? क्योंकि चार्ज सिमिलर है। चार्ज कैसे सिमिलर है? तो नेगेटिव चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने सपोज कोई नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? एक दूसरे को रिपेल करने का वो सारा सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को देता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज, मैंने कुछ उसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और रिपल्शन के कारण ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है? इसकी सरफेस। तो किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज कहाँ होता है? हमेशा उसकी आउटर सरफेस पर होता है। किसके कारण? रिपल्शन के कारण। देखिए रिपल्शन के कारण, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता, बाहर इंसुलेटर है आपकी एयर, तो बाहर तो जाएगा नहीं, तो कहाँ रहेगा? हमेशा आउटर सरफेस पर रहेगा, ठीक है। ये आउटर सरफेस पर रहता है। किसी भी स्पेरिकल शेल या कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर वो स्पेरिकल शेल कंडक्टर भी हो सकते हो, तो कंडक्टर को दिया गया चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे ही होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल ली, उससे पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन है, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 का, फिजिक्स का, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं कि किसी पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। किसका यूज करके? गॉस लॉ का। तो देखिए जब हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस पॉइंट से होते हुए हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस ऐसे होनी चाहिए कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हर पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इसके 3 केसेस बनाएंगे, इस शेल के 3 केसेस बनाएंगे। एक तो पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पी पॉइंट इस शेल के बाहर हो सकता है, सपोज कीजिए यहाँ पे हो सकता है पी पॉइंट, ठीक है। फिर पहला केस, यानी फर्स्ट केस में बात करना चाहता हूँ। पहला केस देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन पहला केस में बात करना चाहता हूँ जब पी, देखिए पी इज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, इस शेल के आउटसाइड है। तो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से होते हुए मैं गॉसियन सरफेस, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाता हूँ। कैसी? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ मैं। एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर ली। सबसे पहला स्टेप मेरा यही होता है तीनों एप्लीकेशन में। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये पी आर डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे हम? सेंटर से। कहाँ से लेंगे? सेंटर से। ये डिस्टेंस कैसी है हमारे पास? आर। और इस शेल की जो रेडियस है वो हमने आर, हमारे पास आर है, कैपिटल आर। और जो जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो इस शेल से
आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना। हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, ठीक है। दूसरा स्टेप है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर लिया जिसका हमने नाम रखा ds, ठीक है। ये छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर लिया उस पॉइंट पर, ठीक है, छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया उस पॉइंट पर। अब बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज के कारण कैसी होगी, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा उस पॉइंट पर बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी DE मेरा कैसा होगा यहाँ पे बाहर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। इस सरफेस एरिया को देखिए, छोटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी आपकी कैसी होगी, बाहर की तरफ ही होगी, ds आउटसाइड, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, 0, ओके। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस को हमने ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, फाई। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फाई। तो फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं, चलिए हमने कहा इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से होने वाला। तो हमने कहा ये देखिए हमारे पास इसके, हमने यहाँ से इसको लिया E.ds, इनके बीच का एंगल कितना रहा, cos 0, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है। ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। हमने चेक किया कि ये हमारे पास आया E.ds cos 0, ठीक है। अब देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, लेकिन ds को देखिए, ds यानी अगर मैं ds यानी छोटे छोटे एरियाज को कैलकुलेट करूँ, उनका सम कर दूँ, ds का छोटे छोटे एरियाज को सम करके देखो तो मेरे पास कितना आएगा, इस पूरे स्पेरिकल जो गॉसियन सरफेस है उस पूरे का एरिया, वो क्या है, एक स्पेरिकल है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है। और स्पेयर का एरिया हमारे पास कितना होता है बेटा, वो होता है E/4π, रेडियस कितनी है, r², ठीक है। ये हमारा फाई यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ओके। हम देखते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने इसको चार्ज कितना दिया हुआ, Q। तो चार्ज कंटेन बाय, हम लिखते हैं चार्ज कंटेन बाय गॉसियन सरफेस। अब उस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज कंटेन किया, हमने इसको कितना चार्ज दिया है, हमने इसको चार्ज दिया Q। तो देखिए पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q। तो वो हमारे पास है चार्ज कितना, वो है हमारे पास Q। वो चार्ज कितना हुआ, Q हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पहला स्टेप गॉसियन सरफेस, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, थर्ड स्टेप्स कंटेनिंग चार्ज, और फोर्थ गॉस लॉ का अप्लाई करना अकॉर्डिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए फाई इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, Q/ε0। फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले, A/4πr² इक्वल्स टू Q/ε0, ओके। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ बेटा, Q/4πε0r²। देखिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास निकल के आया, स्पेरिकल शेल। तो स्पेरिकल शेल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉइंट चार्ज यानी Q, अगर Q हमारे पास कोई सोर्स चार्ज रखा है उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इतना ही निकलता है। आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास कब आया, जब P हमारा उस शेल से आउटसाइड बाहर रखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि P हमारे पास कहाँ रखा हो, सरफेस पे हो, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं सेकेंड केस। देखिए इफ P इज ऑन द सरफेस। अब सरफेस पे अगर P है, अगर सरफेस पे P है, यहाँ पर P है, ठीक है। P अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं, देखिए तो सिर्फ किस चीज में चेंज आया, सिर्फ R में। किस में चेंज आया, सिर्फ R में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब हमने कहा थर्ड स्टेप, देखिए इफ P इज विद इन द सरफेस और R छोटा r से। देखिए अब हमारे पास थर्ड वाला केस, देखिए थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस में हमारे पास शेल है,
जिसको हमने कितना चार्ज दिया था, क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज कहाँ है इसकी सरफेस पे, क्यू चार्ज कहाँ है सरफेस पे, क्योंकि ये कंडक्टर है। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये पी पॉइंट जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो इस शेल के अंदर है, तो सपोज कीजिए ये पी पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो पी पॉइंट है यहाँ पर है, ये इसका सेंटर है, ये पी पॉइंट है आपका आर डिस्टेंस पे। तो हमने कहा पी पॉइंट से जाने वाली एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। हमने ड्रॉ कर ली गॉसियन सरफेस, पहला स्टेप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। हमने कहा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, फाई निकालिए, फाई, तो वही चीज देखिए, अगर यहाँ पे हम एक ds रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है, और ds यानी सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, ठीक है। ओके, तो फाई इक्वल्स टू आपके पास क्या निकलेगा, ई डॉट ds, या फिर हम कह सकते हैं वेक्टर, और ई डॉट ds cos जीरो, क्योंकि एंगल उनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल जीरो है। दैट मीन्स ये कितना आएगा आपके पास, ई डॉट ds, यानी ये कितना आएगा आपके पास, e इंटू डी एस का इंटीग्रेशन कर दीजिए 4πr², क्योंकि इस पेयर का, इस गॉसियन सरफेस का आपके पास सरफेस एरिया आएगा। तो फाई आपके पास इतना निकल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थर्ड स्टेप क्या है, कंटेनिंग चार्ज। हमने कहा कंटेनिंग चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज कंटेन किया हुआ है, तो देखिए गॉसियन सरफेस, चार्ज तो हमारा कहाँ है, आउटर सरफेस पर। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, हमने कहा जीरो, वो कितना है जीरो, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो अप्लाई क्या, अप्लाई गॉस लॉ। जब हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो देखिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है, ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू कितना है जीरो, तो E इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा जीरो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका जीरो। तो एक पता चल गया हमें कि अगर हम किसी भी स्पेरिकल शेल के सेंटर से चलते जाएं बाहर की तरफ, कहाँ तक, सरफेस से पहले जस्ट सरफेस से पहले अगर हम जाएं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला, जीरो, क्योंकि जब तक हम चार्ज सरफेस तक, यानी सरफेस से पहले, यानी मीन्स कहना चाह रहा है कि जब r हमारा छोटा है r से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है जीरो, ठीक। जब r यानी वो पॉइंट जो r डिस्टेंस पे वो सरफेस पर ही रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आया, q बाई 4πε0r², ठीक। अब जब r हमारा बड़ा है r से, पहला स्टेप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास q बाई 4πε0r²। तो ये थर्ड स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये फर्स्ट स्टेप। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर, यानी इस स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो। सरफेस पे कितना है ये, और सरफेस के बाहर कितना है ये, देखिए, तो सबसे सरफेस के अंदर कितना, जीरो। तो हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए ध्यान से, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जीरो से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और ये आपकी डिस्टेंस की लाइन है। जब मैं जीरो से आर तक, कैपिटल आर तक आता हूँ, जीरो से जब कैपिटल आर तक आता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितना मिलता है, जब आर हमारा छोटा है आर से, यानी जब तक मैं उसकी सरफेस तक नहीं पहुंचता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, जीरो। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा लाइन क्या रहेगा, जीरो। और जब मैं आर पे पहुंच जाता हूं, यानी अगर मेरी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है मुझे, इतना। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इतना मिलेगा, ये वैल्यू इतनी मिलेगी मुझे, ठीक, ये वैल्यू इतनी मिली। जब मैं आगे चलता हूं तो यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, और आगे चलता हूँ, डिस्टेंस बढ़ते जाते, तो डिस्टेंस बढ़ते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये होगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मैं आपको एक अलग पेपर पे इसको बता सकता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि मेरे पास मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में स्पेरिकल शेल के लिए। तो मैंने कहा मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम मुझे पता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/4πε0r²।
उसके आगे उससे पहले 0 है। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये मेरे पास डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस मेरी ये 0 है, ये r है और ये आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस से पहले पहले मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे 0, देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना लिया 0, कोई भी वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास, और ये मेरे पास r है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कोई वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है मुझे यहाँ पर इतनी मिलती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेरे पास कितना मिल गया मुझे, ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना, ये इक्वल्स टू क्यू बाय। इसके बाद जब मैं r डिस्टेंस आगे यानी सरफेस से बाहर चलता जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, क्यों, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है Q अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर, यानी E प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का ग्राफ बनता है इस तरह का, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये कभी मिलेगा। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के हिसाब से कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह ग्राफ बनता है और ये ग्राफ आपका इसी तरह से दिखाया गया है, देखिए, ठीक है। आई होप ये टॉपिक लास्ट टॉपिक था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका एंड हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बेसिस पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ टू इन दिस एंड दिस प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी दो स्पेयर्स हैं हमारे पास, दो स्पेयर से हम बात करते हैं, दो स्पेयर्स हैं हमारे पास, वो भी चार्ज स्पेयर हैं, और चार्ज हमारे पास 2 × 10⁻⁻, एक पर -7 कूलम, एंड दूसरे पर है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इनके जो बीच की डिस्टेंस गिवन है वो है r = 30 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। क्या इनके बीच में फोर्स बताइए, तो कूलम लॉ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया K Q1 Q2/r स्क्वायर। K क्या है 1/4πε0, ये आपको बता दिया गया है पहले ही थ्योरी वीडियोस में। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होती है, ओके। तो हमने K की वैल्यू रखी, दिस Q1 आपका चार्ज, Q2 आपका, ठीक है, R आपकी डिस्टेंस हमने रख दी, और उसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आया इतने न्यूटन, यानी इन दो स्पेयर के बीच में इतने न्यूटन फोर्स लगेगा। अब देखिए चार्ज की अगर हम बात करें, ये चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज है। हम फॉर्मूले में चार्ज को कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेते, फोर्स के फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेते। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का हमारे पास फोर्स तो सेम ही होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो हम लास्ट में अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम लास्ट में फोर्स के सामने लिख देंगे अट्रैक्टिव। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उसके सामने लिख देंगे रिपल्सिव फोर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये कह रहा है आपके पास दो स्पेयर्स हैं, ठीक है, जिन पे आपको चार्ज दिया गया है, इस पर चार्ज दिया गया है आपको दिस, एंड इस पर चार्ज दिया गया दिस, ठीक है। इनके बीच में आपको जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को भी आपको दे दिया गया 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस यानी आपको r निकाल के देनी है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, और सेकंड स्पेयर पर फर्स्ट के कारण कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए, ये हमारा सिस्टम कूलम्स लॉ का है, तो कूलम्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास चार्ज Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, फोर्स गिवन है, हमें r डिस्टेंस निकालनी है। कूलम्स लॉ लगाया, r² इधर, और वैल्यूज पुट की, और हमारे पास आंसर आया दिस, ठीक है, ये आंसर आया। अब देखिए ये आपके पास है इतने मीटर, ये इतना आंसर आपके पास इतने मीटर, ठीक है, या इतने सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि अब ये फोर्स पहले ने दूसरे पर लगाए या दूसरा पहले पर लगाए,
फोर्स तो कितना होगा, सेम ही होगा। ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड पे लगाए या सेकंड फर्स्ट पे लगाए, आंसर क्या होगा, वही सेम। तो आंसर क्या है 0.2 न्यूटन। दूसरे का आंसर यानी बी पार्ट का आंसर भी 0.2 न्यूटन ही होगा। यानी जितना फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाता है उतना ही फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट पे भी लगाता है। ठीक है, तो आपका आंसर बी वाले पार्ट का आंसर आपका ये होगा। ओके, देख लीजिए एक बार इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.6। 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD। ABCD के कॉर्नर पर रखे हुए हैं जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसकी साइड में दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखिए अब मैं इसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। एक हमारे पास स्क्वायर है ABCD जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पर हमें चार्ज गिवन है, ए पर इतना चार्ज है, बी पर इतना, देख लीजिए ए पर इतना है, बी पर इतना है, सी पर इतना है और डी पर ये है। ठीक है, कह रहा है इसके जो स्क्वायर का जो सेंटर है, सेंटर ने मान लिया वो सेंटर, ये इसके जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सेंटर होगा। तो सेंटर पे कहते हैं कि अगर मैं एक माइक्रोकुलम चार्ज को रख दूं तो कहता है कि व्हाट इज द फोर्स, तो इस चार्ज पर कितना टोटल फोर्स लगेगा वो ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा इसके आंसर पे चलते हैं, आप समझिए। ये एक आपके पास स्पेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे 1 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे A 2 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है। और अगर ये A वाला चार्ज इस O वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो कुलम्स फोर्स से क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, F = K Q1 Q2 अपॉन की बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये AO पता होना चाहिए हमें, जब हम इसका फोर्स निकालेंगे तो OB पता होना चाहिए, जब इसका फोर्स निकालेंगे तो OC पता होना चाहिए, जब इसका फोर्स निकालेंगे तो OD पता होना चाहिए। अब देखिए ये मेरे पास AD मुझे पता है कितनी है 10, और ये पार्ट इक्वल है, AOB उतना ही होगा जितना OB है, OC और OD। इसको मैं x मानकर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरे पास AO OB OC निकल के आ जाएंगे। कितने निकल के आएंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 100। इतना आप कर सकते हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से OA निकाल देंगे। OA हमारे पास OB OC सेम होगा, वो निकल के आएगा आपके पास √50। कितना निकल के आएगा, √50। √50 का रूट निकालेंगे तो 5√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 5√2 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी डिस्टेंस का पंगा हमारा खत्म हो गया। ओके, अब हम एक एक पॉइंट से इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं FA ने इस O पर रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगाया। FA का फॉर्मूला हमारे पास वही K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू डाली, Q1 हमारे पास 2 × 10⁻⁶ है, Q2 हमारे पास 1 × 10⁻⁶ है, क्योंकि सेंटर पर लगाना फोर्स, तो यहां से यहां पर फोर्स लगेगा, तो यानी 1 × 10⁻⁶ है। इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं 5√2 × 10⁻²। हमने कहा इसका स्क्वायर अलोंग, देखिए लगेगा कैसे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको पुश करेगा बाहर की तरफ, तो ये अलोंग OC लगेगा, अलोंग OC यानी इधर ये A वाला चार्ज इस O वाले चार्ज को बाहर की तरफ थ्रो करेगा, दैट मीन्स अलोंग OC लगेगा। ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के हमारे पास 3.6 न्यूटन अलोंग OC आ गया। अब ठीक है, A के कारण हमारे पास निकल गया, हम C के कारण निकालते हैं। देखिए FC, देखिए चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। हमने कहा सिमिलरली FC भी इतना ही आएगा 3.6 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। C जब इस पर फोर्स लगाएगा तो अलोंग OA लगेगा, अलोंग OA। तो हम देख रहे हैं कि FA 3.6 न्यूटन अलोंग OC है और FC उतना ही है अलोंग OA है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं, तो हम क्या बोलते हैं FC = -FA, यानी FC आपके -FA के इक्वल है, क्योंकि ये इधर है और FC इधर है। ठीक है, तो FC कितना हुआ, FA का माइनस में। ठीक है, फिर हम निकालते हैं
बी के कारण इस पर फोर्स, हमने कहा देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगाया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए एफ बी का के की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अलोंग किसके अलोंग लगेगा, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगाएगा, किसके अलोंग लगाएगा, इसके अलोंग लगेगा, ठीक है, ओडी किसके अलोंग लगेगा, अलोंग ओडी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा 9 न्यूटन अलोंग ओडी। फिर डी, डी भी देखिए चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी सेम लगेगा, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, देखिए फोर्स लगेगा आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए एफ बी जब फोर्स लगाएगा तो अलोंग ओ बी लगाएगा, कैसे लगाएगा, ओ बी, क्योंकि देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अलोंग ओ बी, अलोंग ओ बी, ठीक है, अलोंग ओ बी, ठीक, ये इस तरफ लगेगा, ओ बी वाला फोर्स यानी बी वाला फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एफ डी देखिए, एफ डी जब फोर्स लगाएगा इस पर सेम चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, देखिए चार्जेस ये माइनस है प्लस है, तो अलोंग ओडी किस पर लगेगा, अलोंग ओडी, ये फोर्स लगेगा अलोंग ओडी, लेकिन लगेगा उतना ही, कितना, 9 न्यूटन। तो एफ डी हम देखते हैं, एफ डी और एफ बी दोनों सेम है लेकिन उल्टे हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एफ डी माइनस में आएगा, एफ बी का माइनस होगा, एफ डी जो है एफ डी इधर लग रहा है, एफ बी इधर लग रहा है, तो एफ डी एफ बी का माइनस है। हमने कहा टोटल चार्ज हम निकालना है, टोटल चार्ज आप सबको ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ये ठीक है, तो हमने कहा एफ ए प्लस एफ बी एफ सी एफ डी, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए ये है मेरे पास एफ ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मेरे पास एफ बी, सॉरी एफ सी, ये एफ सी हो गया, ये मेरे पास हो गया एफ बी, और ये मेरे पास हो गया एफ डी। देखिए एफ बी एफ डी का उल्टा है, एफ सी एफ ए का, एफ सी इधर है, एफ ए का उल्टा है, तो हमने सबको ऐड कर दिया, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, सारे टोटल चार्ज कितने हैं इसमें, हमने कहा एफ ए ठीक है, एफ ए हमारे पास ठीक है, एफ बी ठीक है, एफ सी की जो वैल्यू आती है, हमने कहा एफ सी किसके इक्वल था, माइनस एफ ए के, और एफ डी किसके इक्वल था, माइनस एफ बी के, हमने कहा एफ ए से एफ ए कैंसिल, एफ बी से एफ बी कैंसिल, तो कितना आंसर आया, 0 न्यूटन, कितना आया, 0 न्यूटन, तो 0 न्यूटन फोर्स लगेगा, 0 न्यूटन फोर्स लगेगा किस पर, स्क्वायर के सेंटर पर, जब हम 1 कूलम चार्ज को रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, एक प्लस एक माइनस, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये कह रहा है कि दो चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, दो चार्जेस हमारे पास है, ठीक है, दो चार्ज हमारे पास, इधर देखिए ए एंड बी, ये एक 3 माइक्रोकूलम है और एक -3, 20 सेंटीमीटर दूर रखे हुए एक दूसरे से, उनका मिड पॉइंट हमने मान लिया O है, मिड पॉइंट O, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट O है। कह रहे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कह रहे इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अगर मैं एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर ले आऊं तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ना, क्वेश्चन को आप समझ लेंगे, एनसीईआरटी में देख लेंगे, जरा इस पर ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं, हमने कहा दो हमारे पास चार्जेस हैं ए एंड बी, ए है 3 × 10⁻⁻⁶ -3 × 10⁻⁻⁶, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके मिड पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, जब भी किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ, अपनी कन्वेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे इस O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज मेरा रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ठीक है, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूँ। मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इस चार्ज को किधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, यानी ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। बी वाला चार्ज देखिए, बी वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों की एक ही डायरेक्शन है। फिर से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या जूम करना है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कारण इधर है। इस चार्ज की जब बात करता हूँ, ये माइनस है, मैं क्या यहाँ पे क्या जूम करूंगा, पॉजिटिव
1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब बी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और ए के कारण भी इधर ही है। तो जब दोनों को हम निकाल लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू आपको पता है, आर डिस्टेंस देखिए। अब मुझे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे यहाँ से ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ चाहिए, तो डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या लिख दिया, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यानी अगर मैं आर मेरा अगर मैं कहूँ 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 10 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास इतना, ये कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। हमने कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकला किसके अलोंग, ओबी के अलोंग, अलोंग ओबी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सब कुछ सेम, हमने कहा ये देखो डिस्टेंस भी सेम, सब कुछ सेम है, तो इतना तो निकलेगा, लेकिन निकलेगा ओबी, ये भी ओबी के अलोंग निकलेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, तो दोनों कितने होंगे, 2.7, 2.7, 5.4। यानी इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन कूलम -1। अब ध्यान देना, मैं जो अब समझाना जा रहा हूं, अगर मुझे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, तो इस पॉइंट पे अगर 10 कूलम चार्ज लेके आता हूँ, तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला याद करो, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा आपको और चार्ज लेके आ रहे हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने निकाला था F/Q था। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, तो फोर्स निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चार्ज भी दे दूं तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू QE। तो देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मैं वहां पे चार्ज लेके आ रहा हूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QE। तो Q मुझे चार्ज दिया गया है बी पॉइंट में, देखिए कि अगर इस पॉइंट पर मैं इतना चार्ज लेके आऊं, नेगेटिव, कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज लेके आऊं इस पॉइंट पर, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इधर पॉजिटिव का इफेक्ट है, इधर नेगेटिव का इफेक्ट है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। कह रहे अगर मैं इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज लेके आऊं इतना, तो फोर्स कितना लगेगा, हमने कहा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज आपने दे दिया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, हमने कहा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी इधर इफेक्ट किसका, पॉजिटिव का, इधर हमने रखा नेगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, यानी OA के लो। देखिए फिर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव का, इधर किसका, नेगेटिव का। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखोगे तो डायरेक्शन क्या रहेगी, फोर्स की, इधर। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते हो आप, तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग OA होगी। ओके बच्चे, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। एक चार्ज हमारे पास ये यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लोकेटेड एट ए पॉइंट A 0 0 -15, यानी देखिए कोऑर्डिनेट 3D दे रखी है, x0 y0 और z माइनस। B पॉइंट है 0 0 और +15, इसका मतलब x0 y0 और ये z प्लस का है रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज बताना आपको। देखिए टोटल चार्ज क्या है, सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको। चार्ज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। तो टोटल चार्ज तो आपका 0 हो गया। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या था, 2A और इनटू एक चार्ज, आइदर कोई भी चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन। ओके, आपके पास कहता है कि ये x हमने लेट कर लिया, ये y लेट कर लिया, ये z लेट करते, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है z की और ये नेगेटिव, हमने डॉटेड लाइन रोक ली। हमने कहा एक पॉइंट मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डाल दिया मैंने, 15 ये नेगेटिव है, 0 0 -15, और B पॉइंट आपका पॉजिटिव था 0 0 15, तो B मैंने ऊपर रख दिया। B पर चार्ज आपका माइनस में और A पर चार्ज प्लस में, ठीक है। कहता है कि हमें इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज तो एक प्लस एक माइनस, तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया। डायपोल मोमेंट हमारे पास था 2Q इंटू 2A। अब देखो चार्ज कोई भी एक ले लीजिए, चार्ज हमारे पास 2.5 × 10⁻⁻7 ले लिया। 2A मतलब इन दोनों डायपोल, देखिए एक प्लस में एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और इनके बीच की एक डिस्टेंस, तो डायपोल बन गया। तो इस डायपोल की डिस्टेंस यानी डायपोल की लेंथ कितनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस, देखिए ऊपर कितना 15, नीचे कितना 15, तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। 2A कितना हो गया
30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 0.30 मीटर। कितना लिखेंगे 0.30 मीटर। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी और हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ गया। ओके, देखिए बच्चे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, यानी हमें पी की वैल्यू दे रही इसने, डाइपोल मोमेंट is aligns at 30 degree with the direction of uniform electric field magnitude of this। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है और डाइपोल मोमेंट भी हमें दिया गया है, और जो डाइपोल है उससे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमें टॉर्क निकालना है। तो आपको बताया गया था, देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और उसमें डाइपोल रखा गया है किसी एंगल पर, तो आपके पास टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। क्या था, पी ई साइन थीटा। तो आपके पास पी गिवन है, थीटा गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हमने वैल्यू डाली और आंसर निकाल दिया। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1.11, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद द वुल। एक हमारे पास पॉलिथीन है, हमने किससे रब किया, इसको वुल से रब किया। फाउंड टू बी है नेगेटिव चार्ज। ये पॉलिथीन पीस रब्ड विद द वुल। देखिए ये पॉलिथीन पीस है, ये वुल है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया बहुत सारा। ठीक है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यानी पॉलिथीन पर वुल से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, कहते हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए चार्ज अगर ट्रांसफर होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने कहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़ा था हमने, Q इक्वल्स टू NE। टोटल चार्ज कितना होता है, जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना चार्ज ट्रांसफर होता है। यानी सपोज करो अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कुलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। ओके, तो कह रहा है कि चार्ज तो सही दे दिया, चार्ज हमारे पास है, कितना चार्ज हमें दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, फिर अगला, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास। देखिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उसका मास भी ट्रांसफर होगा, तो मास भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते हैं, तो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू NE। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है Q अपॉन E। Q की वैल्यू दे रखी है और E की वैल्यू दे रखी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। कह रहे मास ट्रांसफर होगा, हमने कहा यस होगा। मास ट्रांसफर का मतलब मास कितना होगा भाई, अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, एक इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो एक इलेक्ट्रॉन मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई की तो इतने केजी इलेक्ट्रॉन आपका, इतने केजी मास आपका ट्रांसफर होगा अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो। ओके, क्लियर। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप N पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब देखिए आई कैप का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलोंग एक्स एक्सिस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अलोंग एक्स एक्सिस। ए, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन दिस साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। अब देखिए अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये Z होगी, ये Y होगी, तो YZ प्लेन आपका इस तरह से हो गया। समझिए कि अगर आपके पास एक्सिस ऐसे है तो YZ प्लेन आपका इस तरह से हुआ। ये YZ प्लेन है, Y में भी है और Z में भी, Y में और Z में इस तरह से प्लेन हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है इसमें से। कैसे निकल रहा है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ओके, तो देखिए अगर मैं YZ प्लेन की बात करूं, ये YZ प्लेन है मेरे पास इस तरह से, इसकी डायरेक्शन, इसकी एरिया की डायरेक्शन किधर, इधर। इसके एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में के बीच में एंगल कितना है, हमने कहा 0। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, एरियल वेक्टर, जो एरियल वेक्टर उनके बीच का एंगल कितना है 0। तो इसका मतलब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, 5 फ्लक्स E.ds। ठीक है, तो हम जरा फॉर्मूला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एज द एंगल बिटवीन ds, यानी इसका जो एरियल वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 है।
तो हमें फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस जीरो, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पता होना चाहिए और एंगल तो आपके पास जीरो है, इसका एरिया निकाल दो। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया हुआ 3 × 10⁻³ और इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया देखिए 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर है, स्क्वायर कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 और 10⁻⁴, ठीक है, यानी इनका हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ को मतलब मीटर में चेंज कर दिया इसको, तो हमारे पास इतने मीटर स्क्वायर का एरिया है, हमने मल्टीप्लाई की तो इतना फ्लक्स आएगा आपका जो स्क्वायर से पास होगा, ठीक है। अब कहता है कि बी पार्ट में व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब देखिए, अब ये कह रहा है ये प्लेन अब इससे कितना एंगल बना रहा है, ये इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए 60 डिग्री का यानी थीटा बदल गया आपका, थीटा कितना होगा 60 डिग्री। तो जहां पे देखिए अब एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 60 डिग्री, तो फाई क्या होगा ई डॉट डी एस मीन्स ई डॉट डी एस कॉस 60। अब ई की वैल्यू आपको पता है, एरिया की वैल्यू आपको पता है और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इतना फ्लक्स आपका अब स्क्वायर से गुजरेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स indicate that the net outward flux through the surface of the box is इतने। देखिए किसी बॉक्स में से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। देखिए सपोज कीजिए गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ हमें ये कहता है अगर किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है फाई = Q/ε0, अगर उसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो मैं फ्लक्स की मल्टीप्लाई ε0 से कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। फ्लक्स की मल्टीप्लाई किससे कर दूं ε0 से, तो मेरा काम हो जाएगा। ओके करिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमने कहा किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है इतना, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है फाई = Q/ε0, तो Q क्या होगा फाई × ε0। अब देखिए ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कैसे आए, देखिए हमने कहा K का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4 ε0 और K की वैल्यू होती है 10⁹ = 1/4 ε0। अगर मैं ε0 की वैल्यू निकालूं तो आपके पास आएगी 1/4 पाई × 9 × 10⁹ और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8.85 × 10⁻12 निकलेगी, ठीक है। ये निकलेगी आपकी इतनी वैल्यू ε0 की वैल्यू, ठीक है। तो हम ये वैल्यू डाल देते हैं इसकी, ये वैल्यू डाली मल्टीप्लाई किया हमारे पास इतने माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। देखिए इतना -6 को हमने माइक्रोकूलम लिख दिया। अब ये कहता है आगे क्वेश्चन में बी पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, ठीक है। अगर बॉक्स से बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स 0 होगा, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या उस बॉक्स के अंदर चार्ज नहीं है, वाई और वाई नॉट, क्या तुम ये कहोगे कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। तो देखिए ध्यान से, नहीं हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में -5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, +5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। सपोज कीजिए -5 कूलम +5 कूलम चार्ज है किसी बॉक्स के अंदर, तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। हमने कहा टोटल चार्ज कितना है 0, टोटल चार्ज कितना है 0, तो हमने कहा टोटल चार्ज 0 है तो -b और +b नेट चार्ज 0 है, इसलिए हमारे पास फ्लक्स क्या होगा 0, ठीक है। तो कह रहा वी कैन नॉट से दैट देयर आर नो चार्जेस एट ऑल इनसाइड द बॉक्स, वी कैन ओनली से दैट द नेट चार्ज। देखिए नेट चार्ज कितना हुआ, चार्ज तो है माइनस, लेकिन हम क्या कहेंगे नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0। हम ये नहीं कहेंगे कि बॉक्स के अंदर चार्ज 0 है, हम ये कहेंगे नेट चार्ज, चार्ज तो था प्लस और माइनस दोनों चार्ज थे, लेकिन नेट चार्ज कितना था 0, इसलिए उससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.18 ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है। स्क्वायर ऑफ साइड 10, एक स्क्वायर साइड से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है एज शोन इन द फिगर।
वट इज द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो देखिए हमें गॉस ने बताया था कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस पर, कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी, उसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर से। तो हमें क्लोज सरफेस का पता है, हमें ऐसे तो नहीं, ऐसे तो सिर्फ हमें बता सकते थे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल फ्लक्स पता चल जाता है। हम चार्ज से फ्लक्स सिर्फ तभी निकल सकते हैं जब हमारे पास क्लोज सरफेस हो। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि ये स्क्वायर एक ऐसी क्यूब का पार्ट है जिसकी साइड, हमने कहा ये स्क्वायर एक ऐसी क्यूब का पार्ट है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। उस क्यूब के अंदर ये चार्ज, ठीक है, +10 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि 10 पॉजिटिव 10 माइक्रोकुलम चार्ज जो है 10 बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है इस क्यूब के, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर जो आपको दिया गया है ये उस क्यूब का एक पार्ट है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, 5 वी कैन इमेजिन द स्क्वायर एज ए फेस ऑफ ए क्यूब विच एज 10 सेंटीमीटर एंड +10 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर रखा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इसमें, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स निकलना कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो सिर्फ एक फेस का चाहिए, इसमें कितने फेस है, 6। तो सबको ये जो टोटल फ्लक्स है हर एक साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक फेस से निकलने वाला, 6 फेस से निकलने वाला, 6 फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, दिस। तो एक फेस से यानी एक आपके नीचे वाले स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 1/6 पार्ट। तो उसका 1/6 पार्ट होगा। देखिए ध्यान से, फिर से मैंने कहा कि हम इसको मान, क्योंकि हमें पता है, गॉस लॉ ने बताया कि अगर चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है Q = Q/ε0। अगर सरफेस गिवन है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे φ = E.ds। लेकिन अगर चार्ज गिवन है तो हमें क्लोज सरफेस चाहिए। तो हमने कहा हम ये मान लेते हैं कि ये स्क्वायर शीट जो है एक क्यूब की शीट है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो उस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। हमें सिर्फ एक फेस का चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, 1/6, क्योंकि इसमें 6 फेस है। तो एक फेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 का 1/6। 1/6 चार्ज हमें दिया था 10 माइक्रोकुलम, और ε0 की वैल्यू हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास इतने फ्लक्स निकल के आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। ठीक है, देखिए इसकी 9 सेंटीमीटर एज है, इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया 2 × 10⁻⁶ कुलम। इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताइए। तो हमने कहा अब देखो क्लोज सरफेस है, चार्ज उसके अंदर है, तो सिंपल फॉर्मूला गॉस का क्या, Q/ε0। क्यू की वैल्यू पता है, ε0 की वैल्यू पता है, टोटल फ्लक्स निकलने वाला फ्लक्स इतना होगा। लेकिन अगर वो एक फेस में पूछता तो हम इसका 1/6 करते। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें गिवन है, पॉइंट चार्ज ने इतना बनाया, टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। एक गॉसियन सरफेस है ये हमारे पास, जिसमें चार्ज रखा हुआ है, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, इतना है, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है, कह रहे इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर मैं इसकी रेडियस को डबल कर दूं, तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए गॉस ने क्या बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है Q, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। क्या उस स्पेरिकल सरफेस की रेडियस गिवन है यहाँ पे, नहीं। तो अगर ये रेडियस बड़ी होती तब भी कितना फ्लक्स निकलता, Q/ε0। छोटी होती और लेकिन उसके अंदर चार्ज Q होता तब भी ε0। ठीक है, तो हम कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स उसकी रेडियस पर, स्पेरिकल सरफेस की रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। तो रेडियस डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तब भी निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0, जितना फ्लक्स उसने दिया हुआ है। तो हमने कहा पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका फ्लक्स इतना ही होगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज इन दिस सेम इज द सेम इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में, पहले वाले केस में भी चार्ज उतना ही है, दूसरे वाले केस में भी चार्ज उतना ही है।
तो जब चार्ज सेम है तो निकलने वाला यानी उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स भी सेम ही रहेगा। अगला कह रहे हैं बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज में चार्ज की वैल्यू निकालनी। तो हमने कहा चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए 5 से एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास इतना चार्ज निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, देखिए ए कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है, एक रेडियस है, इस पर हमें चार्ज नहीं पता कितना है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट रेडियल इनवर्ड और अंदर की तरफ है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्पेयर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है, हमें चार्ज पूछ रहा है, हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हमने कहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है KQ/R², और हमें क्यू निकालना तो R² की मल्टीप्लाई K से डिवाइड किया। ठीक है, E की वैल्यू डाली, R की वैल्यू डाली, 20 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू डाल दी, K की वैल्यू आपको पता होती है 9 × 10⁹। ठीक है, और हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि इस इतने कुलम हमारे पास चार्ज आया एज द फील्ड इज इनवर्ट, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ है तो चार्ज कैसा हुआ, चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव, तो चार्ज नेगेटिव है। और 10⁻⁹ को हम क्या ले सकते हैं, नैनो कुलम, क्या ले सकते हैं, नैनो कुलम। क्वेश्चन देखिए बच्चे, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इतने। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको जानते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा क्यू बाई एरिया। ठीक, अगर स्पेयर की बात करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई एरिया, एरिया क्या होगा 4πr² की रेडियस। ठीक है, फाइंड द चार्ज, हमें चार्ज निकालना। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हमें चार्ज निकालना तो बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो देखिए आर हमें गिवन है, सिग्मा हमें गिवन है, तो हमें पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई 4πr² होगा, क्योंकि स्पेयर की बात कर रहे हैं। तो क्यू कितना होगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सबकी वैल्यू डाल दी और हमारे पास चार्ज निकल के आ गया। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्पेयर। देखिए स्पेयर है, क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज हमें पता चल गया, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने Q बाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक लाइन है हमारे पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है, ठीक है, जिस पर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतने न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर, यानी इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बना रही है वो। लीनियर चार्ज डेंसिटी बताइए। देखिए गॉस लॉ, आपने गॉस लॉ पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या कहती है कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालोगे। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बताया हुआ आपको, देखो इक्वल्स टू, गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन है लैम्डा अपॉन में 2πε0r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है तो उसकी r डिस्टेंस पर निकालने का फॉर्मूला गॉस लॉ ने, गॉस लॉ की एप्लीकेशन से हमने ये निकाल रखा है, पहली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, हम कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो E गिवन है, R गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो हमने E हमें पता है, R पता है, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, हमारे पास आंसर निकल के आ गया इतना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है हमारी। ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के आ गया सिंपल फॉर्मूले से। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ओके ओके बच्चे, लास्ट क्वेश्चन देखिए 1.24 टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स ऑफ आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट signs of magnitude this. What is A electric field in the outer region of the first plate, B in the outer region of the second plate, C between the plates। ठीक है, इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी प्लस है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस है। ठीक है, मैं एक पॉइंट अज्यूम करता हूं, यहां पे एक पॉइंट अज्यूम करता हूं A, यहां पे एक पॉइंट अज्यूम करता हूं B और यहां पे एक पॉइंट अज्यूम करता हूं C। ध्यान समझना जरा,
तो देखिए गॉस की सेकंड एप्लीकेशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक शीट है, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेकंड लॉ देखिए, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता आपका, किसी भी चार्ज शीट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड लॉ, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से आप देख सकते हैं जाके थ्योरी वीडियोस में, तो वो है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज शीट से आर डिस्टेंस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। समझिए जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं इस पर, तो मैं बात करता हूं, इसका नाम रखता हूं 1 और इसका नाम रखता हूं 2। तो मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, किस पर, ए पर। देखो ये अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पर निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या जूम करता हूं कि यहाँ पर एक 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो शीट है ये इसको इधर की तरफ पुश करेगी, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर होगा, इधर की तरफ होगा ना। इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो देखिए इस पॉइंट की बात करूं क्योंकि मैं शो करना चाह रहा हूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की तरफ होगा, ठीक है। और इस प्लेट के कारण हमने कहा वो देखिए इस प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन ये इधर इधर पुश करेगा इसको, तो इसका इधर की तरफ होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालते हैं तो देखिए इसका इधर है, इसका इधर है, तो आंसर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। ध्यान दीजिए यहां पे देखिए इस पॉइंट पर सी पर अगर मैं 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, तो ये प्लस है, इधर बाहर की तरफ थ्रो करेगा इसको, तो इधर आएगा। अब इस पॉइंट पर इस प्लेट के कारण चाहता हूं, E2 के कारण चाहता हूं, तो वो भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये भी बाहर की तरफ पुश करेगा इसको, यानी इसका भी इस तरफ ही होगा। दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, दोनों को ऐड कर दो तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेना, ठीक है। इसकी बात करता हूं तो देखिए ये प्लेट भी इसको इधर पुश करेगी, यानी यहाँ पे भी E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, डायरेक्शन ये होगी। और ये प्लेट भी इधर इधर की तरफ पुश करेगी इसको, तो इसके कारण भी E2 के कारण भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, नेट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट आपके पास है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इधर डबल यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यही चीज हम करते हैं कि अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज प्लेट हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो समझिए जरा एक बार। तो देखिए मैं फिर से वही बताना चाह रहा हूं आपको, ये पॉजिटिव है आपके पास प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है। और ये नेगेटिव है आपके पास प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, ठीक है। फिर से मैं 3 पॉइंट मानता हूं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं कहता हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर, इस तरफ, क्योंकि ये प्लेट इस पॉइंट को इधर पुश करेगी। इस प्लेट के कारण ये पॉइंट इधर पुश होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या जूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक 1 पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज को ये प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बी के कारण दूसरी प्लेट के कारण, यानी ये पहली है और दूसरी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर ही होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरफ देखते हैं, हमने कहा ये प्लेट इसको इस तरफ पुश कर रही है, इस तरफ ऐसे, कितना आएगा, E1 के कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये प्लेट इस पॉइंट को अपनी तरफ पुश कर रही है क्योंकि देखो ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी इधर, ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगा रही है इधर, तो यहां से E2 कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। इस पे देखिए, इस पॉइंट को ये प्लेट इधर पुश करेगी बाहर की तरफ, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट को ये वाली प्लेट अपनी तरफ पुश करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नेट निकालते हैं तीनों पॉइंट। हमने कहा यहाँ पे देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आया, दोनों को ऐड कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इसका मतलब क्या कहता है कि अगर दो शीट्स है आपके पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इस साइड भी और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं फिर से। कहता है कि 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक, ऑन देयर इनर फेसेस। ठीक है, द प्लेट्स हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, यानी एक को प्लस दे दिया एक को माइनस दे दिया। मैग्नीट्यूड आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का दे रखा है, व्हाट इज ई, कह रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। अब देखिए एक प्लस एक माइनस, तो पहली प्लेट के आउटर रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, 0 है। पहली प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। फिर कहता है बी इन द रीजन, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। बिटवीन द प्लेट्स, अब बिटवीन द प्लेट्स देखिए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्वेश्चन देखिए, ए पार्ट का क्या आया, 0, बी पार्ट कितना है, 0, सी पार्ट कह रहा है बीच में निकालना है, तो बीच में हमारे पास कितना हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दिया, कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू उसने गिवन है 17 इंटू 10⁻22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो हमने वैल्यू निकाल दी, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में इतना निकल के आएगा। ओके, आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कैसे भी।